हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हिमालय टॉपिक को अच्छे से कवर करने के पश्चात अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अर्थात इसी वीडियो में आपको मालूम चलने वाला है कि वास्तविकता में सरस्वती नदी के विलुप्त होने का क्या कारण है, क्या भविष्य में यमुना नदी भी विलुप्त हो जाएगी, या फिर विश्व में क्या सभी मैदान मोनोटोनस मैदान होते हैं, और यदि होते हैं तो ये मोनोटोनस मैदान एक्चुअल में है क्या, इनका निर्माण कैसे होता है। विश्व में कृषिगत अर्थव्यवस्थाओं में यदि आप देखेंगे तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के राज्यों जैसे कि यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इनके नाम बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में इतनी अच्छी कृषि क्यों होती है। इसी वीडियो में आप समझेंगे कि एक्चुअल में उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ कैसे। यानी कि जब हम निर्माण पढ़ेंगे तो ये सभी टॉपिक, जितने भी डाउट्स मैंने यहां पर बोले हैं, ये सभी डाउट्स यहां पर कवर हो जाएंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए उन वीडियोस को देखिए। वो सभी वीडियो आपके यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नोट्स नहीं बना पा रहे हैं समय की पाबंदी के कारण, तो आप ये सभी पीडीएफ ज्योग्राफी अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे, सर्च करेंगे ज्योग्राफी अभिषेक कुमार, तो वहां पर आपको मेरी फोटो सहित एक चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन करिएगा और वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सपोज यदि मान लीजिए मैं किसी भी वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाता हूं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं और साथ में मैं उसी टाइम वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उसके लिए पहले एक कदम पीछे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव के परिणाम स्वरूप, अर्थात यहां पर जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे अभिसरित हो गई, सबडक्ट हो गई, तो इसके परिणाम स्वरूप यूरेशियन प्लेट पर आपको वलन की क्रिया देखने के लिए मिली। और इन्हीं वलनों को हम नाम देते हैं ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज। और यहां पर यह सबडक्ट हुई प्लेट अर्थात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में एक अंतर समुद्री गर्त आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये जो अंतर समुद्री गर्त है ये क्या है, तो दो प्लेटों के मध्य गायब हुए सागर का शेष भाग कहलाता है अंतर समुद्री गर्त या फिर जियोसिंक्लाइन। और यदि हम बात करें अंतर समुद्री गर्त की तो याद रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय के निर्माण का वेट कर रही थी। यानी कि भविष्य में जब हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर यहां पर ग्लेशियर फॉर्म्ड होंगे और फिर ग्लेशियर फॉर्म्ड होने पर फिर यहां से नदियां निकलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हिमालय पर पहले से ही कुछ नदियां विद्यमान थी और इन नदियों को हम क्या कॉल करते हैं बच्चों, इन्हें कॉल किया जाता है पूर्ववर्ती नदियां। यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं कि पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं तो आप मुझे नाम बताएंगे कि सर वे नदियां जो कि हिमालय के निर्माण के पूर्व से वहां पर प्रवाहित हो रही थीं, फिर बाद में हिमालय के निर्माण के पश्चात उन्होंने अपनी दिशा और दशा में परिवर्तन किया, अर्थात उन्होंने अपने उद्गम स्थल में परिवर्तन कर दिया। इसे क्या नाम दिया जाता है, पूर्ववर्ती नदियां। तो ऐसी ही कुछ पूर्ववर्ती नदियां आपको हिमालयन क्षेत्र में विद्यमान दिखाई देती हैं और इन नदियों को क्या कहा जाता है, इन नदियों को कहा जाता है इंडो शिवालिक रिवर। इंडो शिवालिक रिवर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। और जब ये इंडो शिवालिक रिवर थी यहां, तो ये अपने अवसादों का निक्षेपण करती थी किस एरिया में, तो बेसिकली ये करती थी इस तैथिस सागर की गर्त वाले एरिया में। परंतु जैसे जैसे हिमालय का निर्माण हुआ तो याद रखिएगा कि यही इंडो शिवालिक रिवर फिर टूटी और इसने अपने उद्गम स्थल में परिवर्तन किया। दैट्स वाई कि हम देखते हैं कि सिंधु, सतलुज और साथ में गंगा ये आपको आज अलग अलग स्थानों से ओरिजिनेट होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। परंतु याद रखिएगा कि कालांतर में ये सभी नदियां एक ही नदी तंत्र का भाग थीं और इस एक नदी तंत्र को क्या कॉल किया जाता है बच्चों, इस एक नदी तंत्र को कॉल किया जाता है इंडो शिवालिक रिवर। क्लियर। अब फिर इंडो शिवालिक रिवर में अब क्या पढ़ना है, तो यहां पर जब आप आएंगे तो आप इसको ऐसा याद रखेंगे, जब मैं आपसे बोलूं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का फॉर्मेशन एक्चुअल में यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में हिमालयन नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अर्थात इस अंतर समुद्री गर्त में नदियों ने अपने अवसादों का निक्षेपण किया।
नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण हुआ, यानी कि अवसादों को यहां पर लाकर छोड़ा गया। और जब अवसादों का यहां पर निक्षेपण हुआ तो फिर कई हजार वर्षों में यहां पर एक मैदान बनता है, उसे कॉल किया जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। चूंकि यह भारत के उत्तर में अवस्थित था, इसीलिए उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी कि एक लाइन में अब आप लिखेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो प्रायद्वीपीय भारत तथा यूरेशियन प्लेट के मध्य में स्थित अंतः समुद्री गर्त में हिमालयीन नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से। और यहां पर हिमालयीन नदियों में एक पूर्ववर्ती नदी का नाम आप लिखेंगे इंडो शिवालिक, जिससे टूटकर ही अन्य सभी नदियां बनी हैं, जैसे कि सिंधु, गंगा, फिर यमुना और सतलुज, और भी कई नाम आ जाते हैं। और साथ में यदि हम पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको कुछ रिवर्स देखने के लिए मिलेंगी। ये कौन सी हैं? यहां पर थी चंबल, यानी कि हम उन सभी नदियों को लेंगे जिनका प्रवाह आपको प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर दिशा की ओर देखने के लिए मिलता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसके अलावा और भी कई नदियां विद्यमान रही होंगी। और इन सभी नदियों को क्या कॉल किया जाता है बच्चों? पूर्ववर्ती नदियां। अब ये जो अपने साथ अवसाद लेकर आ रही थी, इसका निक्षेपण कर रही थी इस अंतः समुद्री गर्त में। और इस अवसाद के कारण एक्चुअल में घटना ये घटित हो रही थी कि ये थी यूरेशियन प्लेट और ये थी क्या, ये वाला पार्ट आता है आपका इंडियन प्लेट का। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये वाला भाग है हमारा यूरेशियन प्लेट का, EU कर देता हूं मैं इसको। और यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है इंडियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट। और फिर ये इस ओर प्रवाहित हो रही थी, ये स्थिर है। यहां पर लगातार नदियों ने अपने अवसादों का निक्षेपण किया, इस एरिया में अवसादों का निक्षेपण किया। और जैसे जैसे अवसादों का निक्षेपण करती गई तो इसकी तलछटी अर्थात ये वाला भाग लगातार गहरा होता गया और ये नजदीक तो आ ही रही थी। और जैसे जैसे ये नजदीक आई तो फिर इस एरिया में आप पाएंगे कि एक मैदानी भाग का निर्माण हो गया इन्हीं अवसादों के भराव के द्वारा। और इसे ही आज हम क्या कॉल कर रहे हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान बच्चों। इसे ही कॉल किया जा रहा है उत्तर भारत का विशाल मैदान या फिर ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब याद रखिएगा, यहां पर आवश्यक बात यह है कि ये है हुआ निर्माण क्लियर। अब मैं इसके बाद एक और स्लाइड चेंज करता हूं और एक स्लाइड चेंज करने के पश्चात अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर भारत के मैदान की विशेषताएं, यानी कि इसी निर्माण के आधार पर आप इसकी विशेषता कैसे समझ सकते हैं। यदि हम विशेषताओं पर डिस्कस करना चाहें तो याद रखें कि ऐसा मैदान जिसका फॉर्मेशन नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से होता है ना बच्चों, यह मैदान कहलाता है वास्तविकता में मोनोटोनस मैदान। और ऐसा मैदान जो कि मोनोटोनस है, और यहां पर आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान एक मोनोटोनस मैदान मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है वास्तविकता में ये मोनोटोनस मैदान होता क्या है। तो आप अपने आसपास देखिएगा कि आपको जो भी मैदान देखने के लिए मिलेगा वो क्षितिज नहीं देखने के लिए मिलेगा। अर्थात यदि आप उसको ध्यान से देखते हैं तो ये मोनोटोनस मैदान या फिर किसी भी प्रकार का मैदान ऐसा नहीं है कि आपको सूर्य क्षितिज पर अस्त होता हुआ देखने के लिए मिले। दैट इज कि यदि आप यहां देखेंगे तो वहां पर आपको उस मैदान के मध्य में कुछ चट्टानी टीले, कुछ पहाड़ियां, कुछ पठारी क्षेत्र अवश्य देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि समतल सपाट बिल्कुल सैकड़ों किलोमीटर तक देखने के लिए मिले यदि आप पेनिनसुलर इंडिया में अकर करते हैं तो। परंतु यदि आप यूपी, बिहार और साथ में यदि पंजाब और हरियाणा वाले एरिया को देखेंगे तो वहां पर आपको ये जो मैदान देखने के लिए मिलेंगे वहां मध्य में चट्टानी टीलों की अधिकता नहीं होगी। और जब चट्टानी टीलों की अधिकता नहीं होगी तो याद रखिएगा इन मोनोटोनस मैदान में, इन मोनोटोनस प्लेन्स में आपको सूर्य क्षितिज पर अस्त होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अर्थात सूर्य क्षितिज पर अस्त होता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो इसके कारण आप क्या पाएंगे कि सर ये अन्य मैदान की भांति कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है या फिर कुछ अन्य मैदान की भांति ये कुछ अलग प्रतीत हो रहा है। दैट्स व्हाई कि इसे कॉल किया जाता है मोनोटोनस मैदान। तो यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, क्या विश्व के सभी मैदान मोनोटोनस प्लेन होते हैं? अर्थात यहां पर क्या आपको किसी भी मैदान में चट्टानी टीले नहीं मौजूद देखने के लिए मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है बच्चों। हो सकता है कि मैदानों का वर्गीकरण जब हम करें तो मैदान के कई प्रकार निकल के आएंगे, यानी कि कहीं पर आपको चट्टानी टीले देखने के लिए मिल भी सकते हैं, कई अन्य स्थलाकृतियां देखने के लिए मिल भी सकती हैं और नहीं भी
मिल सकती। तो प्रायः हम पाएंगे कि ऐसा मैदान जिसका भी निर्माण अवसादों से हुआ है वहां पर आपको ये अन्य स्थलाकृतियां नहीं देखने के लिए मिलती हैं, और इसीलिए आप उत्तर भारत के विशाल मैदान को कहते हैं एक मोनोटोनस मैदान। अर्थात यदि मैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बात करूं तो आप इसे एक वर्ड में बोल सकते हैं, समतल सपाट मैदान। और ऐसा मैदान जो कि समतल और सपाट देखने के लिए मिले, यहां पर आपको एक नदी तंत्र यहां पर आपको एक अपवाह तंत्र देखने के लिए मिलेगा। और क्या होता है ये अपवाह तंत्र? तो यहां पर नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो नदियों के प्रवाह का क्रम में वहां पर कई ट्रिब्यूटरीज उसमें मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो इसे कहा जाता है एक अपवाह तंत्र। अर्थात एक मुख्य नदी, उसकी सैकड़ों सहायक नदियां और उन ट्रिब्यूटरीज की भी कई सैकड़ों सहायक नदियां। तो इस पूरे एरिया को क्या कॉल किया जाता है? एक अपवाह तंत्र। और यदि आप उत्तर भारत के विशाल मैदान में देखें तो चूंकि यहां पर आपको मोनोटोनस प्लेन देखने के लिए मिल रहा है, दैट्स व्हाई कि जब आप उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन करते हैं तो यहां आपको एक अन्य प्रकार का अपवाह तंत्र जिसे हम कॉल करते हैं वृक्षावृत नदी अपवाह तंत्र देखने के लिए मिलता है बच्चों। वृक्षावृत नदी अपवाह तंत्र। अब ये क्या होता है वृक्षावृत नदी अपवाह तंत्र? यानी कि यहां पर जिस प्रकार वृक्ष की कई शाखाएं एक ही भाग से या फिर एक ही शाखा से निकली होती हैं, है ना, यानी कि एक मुख्य शाखा और उस मुख्य शाखा से ही कई और सैकड़ों शाखाएं आपको निकलती हुई प्रतीत होती हैं, इसे ही कॉल किया जाता है क्या? वृक्षावृत। क्लियर? नदी अपवाह तंत्र। यानी कि यदि आप इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो ये एक वृक्ष की भांति प्रतीत होता है बच्चों। क्लियर? तो इसे कॉल किया जाता है बेसिकली वृक्षावृत नदी अपवाह तंत्र। और ऐसा नदी तंत्र आपको जिस भी एरिया में देखने के लिए मिले तो आप ये बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि उस भाग की जो ढाल होगा, उस भाग का जो स्लोप होगा, ये बहुत ही कम होगा। दैट इज कि आप उत्तर भारत के विशाल मैदान का यदि अध्ययन करते हैं तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का ढाल विश्व में सबसे कम है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का ढाल बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। और ये कम ढाल कितना है? तो लगभग 200 मीटर के आसपास 200 मीटर है, जो कि अपने आप में बहुत कम है। अर्थात गंगा नदी में जब आप चलते हैं तो गंगा नदी में 1 किलोमीटर चलने पर आपको यह महसूस होगा कि आप उतनी ज्यादा गहराई में नहीं पहुंचे हैं। अब गहराई तो होगी स्वाभाविक रूप से, परंतु पेनिनसुलर इंडिया के कंपैरेटिवली यदि हम बात करते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के कंपैरिजन में इनकी गहराई में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण परिवर्तन नहीं आता, बहुत कम परिवर्तन देखने के लिए आता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो उत्तर भारत के विशाल मैदान के लोग, उत्तर भारत के विशाल मैदान के स्टूडेंट, मेनली यूपी और बिहार के, मेरी बात समझ पाएंगे कि एक्चुअल में मेरे वर्ड्स क्या है। क्लियर? कि जब आप गहराई को नापेंगे तो ऐसा नहीं है कि अचानक से गंगा की गहराई बढ़ जाती है, परंतु वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और बहुत लंबे समय में बहुत कम आपको इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलती है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि एक्चुअल में अभी हमने क्या डिस्कशन किया है, तो सबसे पहले हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को समझा कि इसका निर्माण कैसे हुआ, अंतः समुद्री गर्त में नदियों द्वारा लाए हुए निक्षेपों से, और साथ में यहां पर यदि हिमालयन नदियों की हमने बात की तो इंडो शिवालिक रिवर। देन उसके बाद आप पाएंगे कि पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यानी कि तमाम ऐसी नदियां जो कि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही थी और अपने अवसादों का निक्षेपण ये कर रही थी बेसिकली कहां पर? तैथिस सागर में। फिर हम इसकी विशेषताओं पर आए। अब इन विशेषताओं को हमें इंटरकनेक्ट करना है, एक दूसरे से इंटरलिंक करना है। किस प्रकार? कि सबसे पहले हमने देखा कि यह विश्व के मोनोटोनस मैदानों में से एक है, और यदि यहां पर नोट करके लिखा जाए तो वर्ल्ड का एक मोनोटोनस मैदान है जो कि वर्ल्ड के अवसादों से निर्मित या फिर अवसादों से निर्मित वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोटोनस प्लेन आता है। इसे कॉल किया जाता है मिसिसिपी का मैदान। बच्चों, इसे कॉल किया जाता है मिसिसिपी का मैदान। और ये मिसिसिपी का मैदान कहां पर स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये मिसिसिपी मैदान आता है यूएसए में, और साथ में इसका निर्माण हुआ है मिसिसिपी नदी तंत्र के द्वारा, जो कि आपको यूएसए में देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट बात यह है कि ऐसा मैदान जो कि मोनोटोनस होता है उसका ढाल बहुत कम होगा, और यदि ढाल कम होगा तो फिर आप पाएंगे कि यहां पर आपको एक नदी तंत्र देखने के लिए मिलेगा, दैट इज वृक्षावृत नदी अपवाह तंत्र। और चूंकि यहां पर वृक्षावृत नदी अपवाह तंत्र है और साथ में उत्तर भारत के विशाल मैदानों में
उत्तर भारत के विशाल मैदानों में आपको ये सभी विशेषताएं नजर आ रही हैं, दैट्स वाई, और साथ में अवसादों से भी निर्मित है, दैट्स वाई कि यहां पर आपको कृषिगत गतिविधियां ज्यादा क्यों देखने के लिए मिलती हैं। जरा इस पर हम डिस्कशन करें तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण अवसादों से हुआ है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है इसका कृषिगत होने का, यानी कि यहां पर कृषि बहुत अच्छी होती है क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा है और पानी की पर्याप्त मात्रा के साथ साथ यहां की जो सॉइल है ये एक्चुअल में एलुवियल सॉइल कहलाती है। अब ये एक्चुअल में एलुवियल सॉइल भी दो प्रकार की होती है जिसको हम नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़ बोलते हैं, यानी कि न्यू एलुवियल और साथ में ओल्ड एलुवियल। अब ये क्या होता है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, परंतु यहां याद रखिएगा कि इसके कृषिगत गतिविधियां अधिक देखने मिलने का कारण यह है कि यहां पर अवसाद और अवसादों से आने वाली जो सॉइल होती है उसे कॉल किया जाता है एलुवियल सॉइल। इस एलुवियल सॉइल के बने होने के कारण और इसकी मात्रा बहुत अच्छी मिलने के कारण आप पाएंगे कि यहां पर ये कृषि बहुत ही उत्तम देखने के लिए मिलेगी। तो यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई बहुत कम देखने के लिए मिलती है, यानी कि ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। परंतु यदि हम बात करें तो यहां पर जिस भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, चाहे वो पेनिनसुलर इंडिया हो, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो उत्तर भारत का विशाल मैदान हो, चाहे तटीय मैदान हो, यहां पर याद रखिएगा कि उन सभी के कुछ अपवाद अवश्य देखने के लिए मिलते हैं। अब ये अपवाद क्या है तो ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान मोनोटोनस है, यहां पर सूर्य आपको क्षितिज पर अस्त होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ढाल बहुत कम है। परंतु जब आप अपवाद की बात करेंगे तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अपवाद निकल के आता है दिल्ली रिज। अब ये वास्तविकता में दिल्ली रिज है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखें कि जब आप उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको हिमालय रिवाइज करना पड़ेगा कि हिमालय में हमने देखा था कि ये था पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत और ये प्रवाहित हो रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और फिर इसका ये वाला भाग यानी कि जो पश्चिमी भाग था अरावली पर्वत वाला, ये सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से टकराता है, देन उसके बाद छोटा नागपुर पठार टकराता है और इसीलिए आपको पश्चिमी हिमालय अधिक आगे की ओर और पूर्वी हिमालय थोड़ा पीछे की ओर देखने के लिए मिलेगा। दैट इज यहां पर हिमालय का आकार कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है कि ये वाला भाग आगे है और ये वाला भाग पीछे है। अब इसका मुख्य कारण क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का आकार। जरा इस बात को यदि हम मद्देनजर रखें तो यहां पर जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये पूरे भारत में, यानी कि यदि मैं यहां पर इंडिया का छोटा सा मैप ड्रॉ करूं तो ये पूरे भारत में आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। यानी कि यहां आपने ये सुना भी होगा कि ये जो प्लेट है हमारी इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट एक्चुअल में टूट रही है। यहां पर यदि आप देखें तो यहां से प्रारंभ होता है उत्तर भारत का मैदान और ये नीचे की ओर जाता है अर्थात आसाम वाले एरिया तक। भाई ये ऐसी बेल्ट में क्यों विस्तृत है, यहां पर राजस्थान भी आ जाएगा। ऐसी बेल्ट में क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो हिमालयन क्षेत्र है पश्चिमी हिमालय ये अधिक आगे है और ये पूर्वी हिमालय थोड़ा सा पीछे है, टिल्टेड है ये, और इसीलिए आपको ऐसी बेल्ट में ये धनुषाकार बेल्ट या फिर चापाकार बेल्ट के तौर पर ये उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने के लिए मिलता है। अब यदि ये चापाकार की मैं बात कर रहा हूं, ये चापाकार की यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहीं आपको मध्य में देखने के लिए मिलती है दिल्ली रिज, और दिल्ली रिज को बेसिकली कहा जाता है इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का अपवाद। अब क्यों कहा जाता है तो जरा ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनिए। यहां पर मैं लिख देता हूं दिल्ली रिज, और जब आप दिल्ली रिज का अध्ययन करेंगे तो यहां पर दिल्ली रिज के समीप आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान की ऊंचाई में लगभग 100 मीटर की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, है ना। कितनी, तो यहां पर पहुंचने पर विशाल मैदान में 100 मीटर की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई मिलेगी ये लगभग 100 मीटर बढ़ जाएगी। और चूंकि ये 100 मीटर इंक्रीज हो जाएगी, दैट्स वाई कि आप पाएंगे यहां पर आपको कुछ ऊंचे ऊंचे क्षेत्र भी देखने के लिए मिलेंगे, और इन ऊंचे क्षेत्रों को ही हम क्या नाम देते हैं, दिल्ली रिज। और दिल्ली रिज वास्तविकता में कुछ और नहीं है, वास्तविकता में ये अरावली की चोटियों का ही अनाच्छादन है, चोटी का अनाच्छादन है। अर्थात यहां पर अरावली जो पर्वत था उसका जब अनाच्छादन हुआ अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के यूरेशियन प्लेट के टकराने के पश्चात जो शेष भाग रह गया, फिर पवनों ने
जलवायवीय कारकों ने इसको अपर्दित करना प्रारंभ किया और अपर्दन के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान में हम देखते हैं कि ये कुछ ही भाग इसके मौजूद दिखाई देते हैं, यानी कि अब ये अरावली पर्वत जितना ऊंचा रहा होगा उतना ऊंचा नहीं मिलता है, अब इसके कुछ शेष भाग देखने के लिए मिलते हैं और उन्हीं शेष भागों को हमने क्या नाम दे दिया है, दिल्ली रिज। और ये इंपॉर्टेंट कितना है तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इसी के ऊपर आपको सचिवालय, यानी कि दिल्ली में यदि आप रहते हैं तो वहां पर जो सचिवालय है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाला पार्ट यहां पर, और साथ में यहीं पर आपको नई और पुरानी संसद भारत की, और यहीं पर आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा राष्ट्रपति भवन। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं ये सभी एक्चुअल में दिल्ली रिज पर ही बनाए गए हैं, जो कि अरावली पर्वत का ही अनाच्छादित रूप है। क्लियर, ये वर्तमान में अनाच्छादित हो गया है, अर्थात अब उतना विशालकाय नहीं रह गया जितना विशालकाय ये हुआ करता था। नेक्स्ट बात ये आती है कि क्या दिल्ली रिज और भी किसी प्रकार व्यवहार करता है, तो याद रखें कि ये वास्तविकता में एक जल विभाजक है। अब ये जल विभाजक क्या होता है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, यदि मेरे प्रीवियस वीडियोस किसी ने अटेंड किए हों तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किए तो मैं रिपीट करता हूं। यहां पर मैंने ये डेफिनेशन दी थी कि ऐसा स्थान जहां से अलग अलग दिशाओं में नदियों का ओरिजिन होता है, नदियों का उद्गम होता है, इसे कॉल किया जाता है क्या, जल विभाजक। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन एक और आप लिखेंगे कि ऐसा स्थान जो दो नदी तंत्रों को विभाजित करता है, विभाजित करे, इसे क्या कॉल किया जाता है, बेसिकली इसे कॉल किया जाता है एक जल विभाजक। और यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये जो दिल्ली रिज वाला पोर्शन है ये वास्तविकता में दो नदी तंत्रों, और ये दो नदी तंत्र कौन से हैं तो एक आता है गंगा नदी तंत्र और साथ में सिंधु नदी तंत्र को विभाजित करने का कार्य करता है। दैट्स व्हाई कि आप इसको क्या कॉल करते हैं, एक प्रकार का जल विभाजक नाम देते हैं। अब इसी के आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने दिल्ली रिज वाला पोर्शन बना के खड़ा करता हूं। तो यहां से यदि आप आते हैं तो यहां से प्रारंभ होता है और ये है पूरा का पूरा दिल्ली रिज वाला पोर्शन। अब ये स्टार्ट कहां से होता है, एंड कहां से होता है, जरा आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, है ना। और अंत में मैं इस पूरे को कंपाइल करूंगा, यानी कि आप अपनी आंसर राइटिंग में कैसे वृद्धि कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिएगा, यह है दिल्ली रिज वाला पोर्शन। अब इस दिल्ली रिज में दो चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि एक साइड है हरियाणा और दूसरी साइड आता है क्या, यूपी। तो ये प्रारंभ होता है हरियाणा के अंबाला से, यह हरियाणा, और हरियाणा में एक स्थान दिखाई देगा आपको जिसे हम कॉल करते हैं अंबाला। तो हरियाणा के अंबाला से ये प्रारंभ होता है और साथ में ये जाता है कहाँ तक, तो ये जाता है यूपी में एक स्थान है सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर तक ये विस्तृत दिखाई देता है। और इसके मध्य के भाग को आप क्या कॉल करते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसी के मध्य के भाग को आप कॉल करते हैं दिल्ली रिज वाला पोर्शन। और इसे हरियाणा के संदर्भ में ही कहा जाता है क्या, यानी कि वो भाग जो कि हरियाणा में स्थित है उसे कॉल किया जाता है भिवानी बागर, यानी कि इसी को आप नाम दे सकते हैं हरियाणा का मैदान। और हरियाणा के मैदान से आने वाले क्वेश्चंस की संभावना बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अधिक होती है, तो इसे ही कहा जाता है हरियाणा का मैदान। या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में आपसे यदि किसी और नाम से पूछ लिया जाए तो आपसे पूछेगा भिवानी बागर। और यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हों तो यूपीएससी ने और कई स्टेट पीसीएस ने इस भिवानी बागर से क्वेश्चन अवश्य किए हैं। क्लियर है, क्वेश्चन अवश्य किए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो ये जितना भी ऑरेंज कलर से दिख रहा है इसी को आप क्या कॉल करते हैं, वास्तविकता में यही है भिवानी बागर वाला एरिया। अब जरा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इस भिवानी बागर का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो एक तो हिमालयन रिवर और साथ में कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा। तो इसका भी निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी इनकी। तो याद रखिएगा कि इस हरियाणा के मैदान का फॉर्मेशन या फिर इस हरियाणा के मैदान का निर्माण एक नदी के द्वारा किया गया था, और ये नदी कौन सी थी, तो ये नदी थी सरस्वती नदी। अब परंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि ये सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है
है ना। अब ये विलुप्त कैसे हुई, जरा इस बात पर यदि हम फोकस करें तो याद रखिएगा कि इसके विलुप्ति का मेन कारण माना जाता है, इसके विलुप्त होने का मेन कारण माना जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तर पूर्वी प्रवाह। यानी कि जैसे जैसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई, वैसे वैसे हमने पाया कि धीरे 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 इस सरस्वती तथा सरस्वती नदी की अन्य सहायक नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित किया। अब यदि डायरेक्ट हो रहा हो तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं कि आपने नाम सुना हुआ है ऋग्वेद का, और ऋग्वेद में यह वर्णन था, यानी कि जो हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, ये ऋग्वेद में एक वर्णन था कि जब आर्य आए तो आर्य आकर बसे कहां पर, सप्त सैंधव प्रदेश में। और सप्त सैंधव प्रदेश एक्चुअल में कौन सा था बच्चों, एक्चुअल में ये 7 नदियों का क्षेत्र को ही आपने क्या नाम दिया था, सप्त सैंधव प्रदेश। और ऋग्वेद में हमें यह वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में एक पवित्र नदी प्रवाहित होती थी, और ये पवित्र नदी कौन सी थी बच्चों, तो ये पवित्र नदी वास्तविकता में थी सरस्वती नदी। और ये सरस्वती नदी छोटी मोटी नहीं, परंतु ये बहुत ही विशालकाय नदी थी। और इसकी सबसे मेन सहायक नदी, यानी कि यदि मैं इसी के अनुसार बात करूं तो इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख ट्रिब्यूटरी थी यमुना। परंतु याद रखिएगा कि आज हमको यमुना इस स्थान से थोड़ा दूर प्रवाहित होती हुई देखने के लिए मिलती है। और इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में हुआ अभिसरण। अर्थात जैसा हमने डिस्कस किया कि हिमालय के निर्माण से पहले ही यहां पर कई और नदियां प्रवाहित होती थी, जिसको हमने एक मेन रिवर के तौर पर जाना, इंडो शिवालिक। तो जैसे जैसे एक्चुअल में ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती गई, तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह के चलते यहां प्रवाहित होने वाली नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित किया। और परिवर्तन के कारण जो यमुना नदी पहले सहायक नदी थी सरस्वती नदी की, अब वही यमुना नदी वर्तमान में हमको सहायक नदी देखने के लिए मिलती है गंगा की। क्लियर। अब इसका परिणाम यह हुआ कि हमेशा याद रखें कि सरस्वती नदी में स्वयं के जल की मात्रा कम थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि इसमें स्वयं का जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। एक्चुअल में इसको हेल्प करती थी कौन, ये यमुना नदी। परंतु जब यमुना ने मार्ग परिवर्तित करके गंगा की ओर शिफ्टिंग की, तो इसके कारण सरस्वती नदी में जल की मात्रा खत्म हुई। और सरस्वती नदी में जल की मात्रा खत्म होने के परिणाम स्वरूप आज आप देखते हैं कि सरस्वती नदी विलुप्त है। पर यदि आज वर्तमान में हम देखें तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की बात चल रही है। और पुनर्जीवित कैसे, तो याद रखें जिस स्थान पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, उस स्थान पर आपको आज एक दूसरी नदी देखने के लिए मिलती है, और इसे कॉल किया जाता है घग्गर। इसे कॉल किया जाता है घग्गर। अर्थात ये सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो गई थी, उसी स्थान पर यह घग्गर नदी प्रवाहित होती है बच्चों। अब इसीलिए वर्तमान में आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है। अब इसी में याद रखें कि क्या यूरेशियन, हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में भी बढ़ रही है, और हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में बढ़ रही है, दैट इज कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी यमुना नदी अपना मार्ग बदल रही है क्या, तो बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो वर्तमान समय में भी आप पाएंगे कि ये यमुना नदी वर्तमान में भी मार्ग परिवर्तित कर रही है ना, वर्तमान में भी। और इसका परिणाम यह होगा कि लगभग आने वाले ज्यादा नहीं आने वाले लगभग 1000 वर्षों के पश्चात हम देखेंगे कि ये जो यमुना नदी है यह भी गायब हो गई है। अर्थात 1000 वर्ष पश्चात ये यमुना नदी हमको गायब होती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। अर्थात हमारे जो आने वाले वंशज हैं ये एक बात करेंगे कि जब हम आज से 1000 वर्ष पूर्व इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को पढ़ते थे, तो यहां पर एक विशाल नदी और प्रवाहित होती थी जो कि गंगा नदी तंत्र की सबसे मेन ट्रिब्यूटरी थी, यमुना। और आज 1000 वर्ष पश्चात ये गायब हो गई है। और इसके गायब होने का कारण क्या होगा, तो हमेशा याद रखो बच्चों, इसके गायब होने का मेन रीजन होगा इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तर पूर्वी प्रवाह। और 1000 पश्चात गायब हो जाएगी तो ये जाएगी कहां, तो हमेशा याद रखो कि ये जाएगी एक्चुअल में गंगा नदी में मिल जाएगी, ये जाएगी और गंगा नदी में मिल जाएगी। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह है गंगा नदी, यह है यमुना नदी। इस बात को आप ऐसे समझिए कि दिल्ली का लाल किला और साथ में ये आगरा का ताजमहल, ये दोनों ही आपको यमुना नदी के तट पर देखने के लिए मिलते हैं। परंतु यहां पर दिल्ली के लाल किले को यदि हम देखें तो कालांतर में जब इसका निर्माण किया गया था तो ये लाल किले के समीप से प्रवाहित होती थी, और आज वर्तमान में हम देखते हैं कि लाल किले के दूरस्थवर्ती क्षेत्रों से यह प्रवाहित होती है, अर्थात बहुत ज्यादा दूर है।
और आगरा के ताजमहल के ये निकट से प्रवाहित होती है। आने वाले समय में ये आगरा के ताजमहल से भी प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से भी प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये जो विवर्तन की क्रिया हो रही है इसके परिणाम स्वरूप यमुना नदी डायरेक्टली खिसकती जा रही है किसके पास, गंगा के पास, और धीरे धीरे ये पूरी तरह गंगा में समाहित हो जाएगी। तो परिणाम ये होगा कि यमुना भी गायब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअल में सरस्वती नदी कैसे गायब हुई, और जिस प्रकार सरस्वती नदी गायब हुई है उसी प्रकार आने वाले समय में ये यमुना नदी भी लगभग 1 से 2000 वर्षों में विलुप्त हो जाएगी बच्चों। अब मैं एक बार कंपाइल करता हूं कि एक्चुअल में उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित अंतर समुद्री गर्त में हिमालयी नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और ऐसा मैदान जो कि अवसादों से निर्मित है इसे कॉल किया जाता है मोनोटोनस प्लेन। और विश्व का सबसे बड़ा मोनोटोनस प्लेन आता है यूएसए का मिसिसिपी का मैदान, जिसका निर्माण किया गया है मिसिसिपी नदी तंत्र के द्वारा। मोनोटोनस प्लेन क्या होते हैं? तो ऐसा मैदान जिसमें किसी भी प्रकार के चट्टानी टीले नहीं दिखाई देते हैं, इसे कॉल किया जाता है मोनोटोनस प्लेन। क्लियर? और हिंदी में यदि शुद्ध हिंदी में बात करें तो समतल सपाट मैदान। और ऐसा मैदान जो कि मोनोटोनस होता है इसकी ऊंचाई आपको सर्वथा कम देखने के लिए मिलेगी। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की ऊंचाई या फिर इसका ढाल लगभग मिलता है 200 मीटर। अब ये 200 से 600 मिलता है, परंतु यहां पर आप 200 मीटर याद रखिएगा कि ये सर्वाधिक कम है। अब ज्यादा होने को तो कुछ भी हो सकता है, और चूंकि इसका ढाल कम है इसीलिए आपको यहां पर एक नदी तंत्र देखने के लिए मिलेगा जिसे कॉल किया जाता है वृक्षावृत नदी अफवाह तंत्र। और इसमें किसी भी प्रकार के चट्टानी टीले नहीं होते हैं, और इसीलिए आपको यहां पर कृषिगत, इन सभी विशेषताओं के कारण यहां पर आपको कृषिगत गतिविधियां ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। अर्थात वर्ल्ड के सबसे अधिक कृषि भूमि क्षेत्रों या फिर सबसे अधिक उपजाऊ कृषि भूमि क्षेत्रों में से ये एक है। और साथ में चूंकि इसका ढाल कम है, परंतु इसका एक अपवाद आता है, और ये अपवाद है दिल्ली रिज। और इस दिल्ली रिज के बारे में हमने जाना, भिवानी बागर के बारे में हमने जाना, फिर यहीं से हमने सरस्वती नदी के इतिहास के बारे में भी डिस्कशन किया, और फिर हमने यमुना के बारे में भी यहां से जाना। यह था पूरा का पूरा उत्तर भारत का मैदान। अर्थात क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है कि किस प्रकार एक सागर एक मैदान में परिवर्तित हो गया। तो इसको आप समझिएगा कि एक्चुअल में वो पूछना चाह रहा है कि बताइए सर, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। क्लियर? और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और कई वीडियोस बनाने के लिए। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर, उस स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कई और वीडियोस के साथ और ऐसे ही कई और नए टॉपिक्स के साथ आने वाले समय में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।